अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बेटों की शुगर मिल ने कितने अरब रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की, इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद लोगों की शुगर मिलों के हवाले से भी अदादो शुमार हैं, उन्होंने कितने अरब रुपए की शुगर एक्सपोर्ट की वो भी आपसे शेयर करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने बेटों के हवाले से आज एक बयान दिया है, मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। अली अमीन साहब ने फिर चैलेंज दिया है वफाक को, अपनी हुकूमत के हवाले से क्या चैलेंज दिया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहली खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, एक्सप्रेस न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। इमरान खान साहब ने जनाब आज अदालत में उनका मुकदमा था, लेकिन उनकी बहनों को अंदर नहीं जाने दिया गया। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक जो इतलात थी, वहां पे जो लोगों से हमारा राब्ता हुआ, जो सोशल मीडिया पे चीजें शेयर हो रही थी, जो मीडिया पे चीजें शेयर हो रही थी, उनके मुताबिक इमरान खान साहब की बहनों को आज अंदर नहीं जाने दिया गया। अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात भी की, उन्होंने कहा कि पहले मुझे नहीं जाने दिया जाता था, आज जो मेरी दीगर दो बहनें हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया, नौरीन नियाजी साहिबा को और अजमा खान साहिबा को, वो भी बाहर हैं। इसी तरह नईम हैदर पंजोथा जो दीगर वकला गए थे उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया, और इस हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने तहफ्फुजात का इजहार भी किया। लेकिन अब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया एक्सप्रेस न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे बेटे एहतजाज के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो इतलात के मुताबिक आज अडियाला जेल में मुकदमात की समाअत थी, जिसमें इमरान खान के दो वकला भी मौजूद थे। इमरान खान से पूछा गया कि आपके बेटे अमेरिका से वापस जा चुके हैं और 5 तारीख को आपकी तारीख जो आपकी तहरीक है उसका पीक है, या उसकी जो जिसे आप कह सकते हैं एहतजाज की तारीख है, तो क्या आपके बेटे शिरकत करेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो एहतजाज के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने जवाब दिया कि वो एहतजाज के लिए नहीं आएंगे। ये जराए से खबर रिपोर्ट हो रही है। एन मुमकिन है कि खान साहब ने यही कहा हो। ये खबर तो मैं आपके साथ बार बार शेयर कर चुका हूं अपने ब्लॉग्स के अंदर कि इमरान खान साहब के बेटे यहां पे किसी एहतजाजी तहरीक को लीड करने नहीं आएंगे, वो अपने वालिद से मिलने के लिए आएंगे। लेकिन जब वो यहां पे आएंगे तो वो एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। तो ये आई डोंट नो इमरान खान साहब ने किससे बात की। अगर इमरान खान साहब इतना खुल के बात कर रहे हैं तो उनकी बहनों को अंदर जाने दें, मीडिया को अंदर जाने दें, मीडिया को उनसे मिलने दें ताकि ये खबर सामने आ जाए। पर मैंने आपसे पहले भी ये चीज शेयर की थी कि ना जमाइमा खान साहबा ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना किया है, ना ही इमरान खान साहब के बेटों ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान आएंगे तो एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। उनका एक ही केस है, वो इंसानी बुनियादों के ऊपर केस है कि हमारी वालिद से बात नहीं करवाई जाती। अगर इमरान खान साहब नहीं चाहते कि उनके बेटे यहां पे आए एहतजाज के लिए तो उनकी आप टेलीफोन पे बात करवा दें, और वो टेलीफोन पे वो अपने बेटों को मना कर देंगे। हुकूमत के पास वैसे भी ऑडियो इधर उधर से आ जाती है, तो वो ऑडियो भी लीक हो जाएगी तो वो भी बेहतर है, सारा बयानिया ठुस हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि वो एहतजाज करने आएंगे, वो अपने वालिद साहब से मिलने के लिए आना चाहते हैं। तो अब ये जराए से ये खबर रिपोर्ट हो रही है। अब देखते हैं कि जनाब ये जो 5 तारीख को एहतजाज होना है इसके हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज से पीछे हट गई है। इस तरह की खबर भी जराए से दी जा रही है, इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है। अभी तक 5 तारीख की जो तारीख है वो एहतजाज का दिन है, उस हवाले से तैयारियां भी हो रही हैं। वो किस किस्म का एहतजाज होगा, जलसा होगा, रैलीज होंगी, जुलूस होगा, वो आने वाले दिनों में चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, चीनी के बहरान में आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ वहां से सवालात वगैरह किए गए। मुख्तलिफ लोगों ने कुछ चीजों को उठाया, हाईलाइट किया। जो शुगर मिल्स के मालिकान हैं उनके नाम तलब किए गए। शुगर मिल्स मालिकान को जिनको बरामद करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, वो क्यों सब्सिडी दी गई, ये क्वेश्चन किया गया जुनैद अकबर साहब की जानिब से। क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। रियाज फतेहाना साहब ने वहां पे ये क्वेश्चन उठाया। अब शुगर का आपको पता बड़ा मसला बना हुआ है, शुगर 200 रुपए किलो तक चली गई है। पहले कहा गया कि जी वाफर मिकदार में मौजूद है, एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, लेकिन पहले इस तरह की खबरें आती रही कि एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर अचानक पता चला कि जी एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई है, लेकिन शुगर मिलों को बताया गया है कि इससे ज्यादा मार्केट में कीमत नहीं होनी चाहिए शुगर की। जब एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई, यहां पे कीमत बढ़ती गई और अब कीमत इस वक्त जो है वो 200 के करीब पहुंच चुकी है, कुछ जगहों पे 200 से भी महंगी है। माजी में जब 45 रुपए से 60 रुपए की चीनी हुई थी तो यहां पे सुबह से शाम तक टीवी पे प्रोग्राम होते थे। टीवी की बात करें तो टीवी पे बैठ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने ये खबर दी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं
वो चीनी की एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, वो उसकी इजाजत नहीं देना चाहते थे, लेकिन एक फैमिली मीटिंग हुई और उसमें उन पर दबाव डाला गया और उसके नतीजे में वो मान गए। अब ये कैसे वजीर आजम है जो फैमिली मीटिंग के दबाव के नतीजे में मान गए, अगर ये खबर दुरुस्त है, इसलिए कि अभी तक उसका कोई रिबटल तो नहीं आया जो मोहम्मद मालिक साहब ने जो खबर दी थी। एनीवे अब तफसीलात सामने आ गई हैं कि वो कौन कौन सी शुगर मिले हैं जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की है और उसमें कितना पैसा कमाया। साल 2024-25 में चीनी बरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त सामने आ गई है। इसमें बताया गया है कि जनाब गुज़िश्ता बरस से लेकर इस बरस तक जिन शुगर मिलों ने चीनी एक्सपोर्ट की है उसमें जो टोटल चीनी एक्सपोर्ट की गई है वो $400 मिलियन, जी हाँ जी, $400 मिलियन की चीनी एक्सपोर्ट की गई है। इसमें अगर आप वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बेटों की जो शुगर मिल है रमजान शुगर मिल्स, उसको देखें तो उन्होंने तकरीबन 2.5 अरब रुपए की, जी हाँ जी, 2.5 अरब रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के बेटों की जो मिल है रमजान शुगर मिल्स उसने। जबकि जहांगीर तरीन साहब की जो शुगर मिल्स हैं JDW, उन्होंने 15 अरब रुपए से ज्यादा की चीनी बरामद की है। जी हाँ जी, जहांगीर तरीन साहब ने 15 अरब से ज्यादा और वजीर आजम साहब के बेटों ने तकरीबन 2.5 अरब रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की है, इस मुल्क से बाहर भेजी है। 2.5 अरब रुपए की, 2 अरब 41 करोड़ रुपए की मुल्क के वजीर आजम ने। तो कल जो मिफ्ता साहब ने क्वेश्चन उठाया था कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कि चीनी के कारोबार से इनका खानदान वाबस्ता भी है और फिर ये उसके हवाले से फैसले भी करते हैं, ये एक वैलिड क्वेश्चन है जो लोग यकीनन पूछ रहे हैं, उठा भी रहे हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज में इसकी तमाम तफसीलात दी गई हैं। ये जहांगीर तरीन साहब की जो JDW शुगर मिल्स हैं उसके हवाले से भी, इसी तरीके से जो वजीर आजम साहब के साहबजादों की शुगर मिल है रमजान शुगर मिल, उसके हवाले से भी अब ये सारी तफसीलात सामने आई हैं। इसके अलावा कुछ और शुगर मिलों की भी तफसीलात वगैरह हैं, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा लें कि जनाब जहांगीर तरीन साहब भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले, इस वक्त उनकी जमात के लोग काबीना के अंदर बैठे हुए हैं, अलीम खान साहब बैठे हुए हैं, उसके अलावा आपको पता है ओन चौधरी साहब जो हैं वो भी, उनका ताल्लुक भी उन्हीं की जमात से है। और हुक्मरानों की जो शुगर मिले हैं उनको इजाजत दी गई, उन्होंने एक्सपोर्ट किया। इसके अलावा अभी और नाम भी सामने आएंगे, मेरी कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर किए जाएं, लेकिन इनिशियली जो चीजें सामने आ रही हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दिया कि जहांगीर तरीन साहब ने जनाब 15 अरब रुपए की चीनी एक्सपोर्ट कर दी, वजीर आजम साहब के बेटों ने 2.5 अरब। अब ये 2.5 अरब कहना छोटी बात है, कमाना बहुत मुश्किल है। 2.5 अरब का मतलब है 250 करोड़ रुपया तकरीबन, ठीक है। 1 करोड़ के अंदर होता है 100 लाख, ठीक है, और 10 करोड़ के अंदर होता है 1000 लाख। आप अंदाजा लगा लें कि इसका आप देखें, पाकिस्तान का जो एक आम शहरी है वो 10 नस्लें भी उसकी इतना पैसा नहीं कमा सकती जो उसकी एवरेज इनकम है। इन्होंने सिर्फ एक सीजन के अंदर 2-2.5 अरब रुपए की चीनी जो है वजीर आजम साहब के साहबजादों ने एक्सपोर्ट कर दी। फिर यहां पे कहा जाता है कि जी शुगर माफिया, शुगर माफिया। यहां पे कोई शुगर माफिया नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूं। यहां पे माफिया वो हुक्मरान अशराफिया है जिनका कारोबार, जिनका इंटरेस्ट, जिनके मफादात शुगर के कारोबार से मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं। असल में वो माफिया है, हर दौरे हुकूमत में वो आपको नजर आता है। 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं। उसके अलावा यहां पे और कोई शुगर माफिया नहीं है। एक इमरान खान साहब की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है। उनके जब उनका इकतदार था, उनकी हुकूमत थी, उनके आगे पीछे जो लोग थे ये सारे लोग अब उनको छोड़ के जा चुके हैं। इसमें एविएशन मिनिस्टर साहब खड़े हैं, शफकत महमूद साहब खड़े हैं, जहांगीर तरीन खड़े हैं, आमिर कियानी साहब खड़े हैं, फरदौस आशिक अवान साहिबा खड़ी हैं, परवेज खटक साहब खड़े हैं। पीछे किसी ने फवाद चौधरी को भी उसमें सर्कल किया हुआ है। फवाद चौधरी तो उस तरह छोड़ के नहीं गया, वो उन्होंने जेल शेल काटी है और जेल से वो काट के हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो बिल्कुल साइड पे हो गए। तो ये काफी ज्यादा एक क्वेश्चन हो रहा है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो सारे उनको छोड़ के चले गए। अभी इमरान खान साहब की एक नई टीम सामने आ रही है। जब खान साहब बाहर आएंगे उस टीम के अंदर भी काफी ज्यादा रद्दोबदल आपको नजर आएगा। ये मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं, आज दोबारा आपको ये बता रहा हूं कि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो बहुत सारा रद्दोबदल होगा सारी टीम के अंदर। अच्छा, इमरान खान साहब की बहनें आज फिर जेल के बाहर बैठी रही। उनकी कोशिश थी कि वो अंदर जाएं, अपने भाई से मिलें, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। और जब तक जिस वक्त तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक की जो इतलात हैं वो अंदर नहीं जा सकी। और उधर इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक कैदी कारकुन जो है वो कल ही अडियाला जेल से रिहा हुआ, आज वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचा हुआ है और उसने आके वहां पे इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि जी 6 महीने के बाद कल मैं रिहा होके आया हूं, उसने उनको ये बताया।
اور جب میں جیل میں تھا تو اندر میں نے جو جیل حکام ہے ان کو کہا کہ مجھے وہ کمرہ دکھائیں جہاں پہ عمران خان صاحب قید ہیں، اور اس کے لیے میں نے 10,000 روپیہ رشوت بھی دی. بس مجھے دور سے کسی نے کمرہ دکھا دیا مبینہ طور پہ. وہ اس نے یہ بات کی ہے. عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے اور مبینہ طور پہ یہ کلیم کیا ہے کہ جناب ایک اس بندے نے جو چھٹ کے آیا ہے اس نے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کمرہ دیکھنا اس کی خواہش تھی، جس کو کسی نے تھوڑے بہت پیسے لے کے کوئی کمرہ دور سے دکھایا ہے، پر واللہ عالم وہ عمران خان صاحب کا کمرہ تھا یا نہیں تھا. تو یہ ایک الزام ہے، ایک کلیم ہے ایک شخص کی جانب سے. ہو سکتا ہے کہ جو جیل اتھارٹیز ہیں وہ اس کو ڈسپیوٹ کریں اور کہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور یقیناً وہ ڈسپیوٹ کریں گی کہ جناب یہ تو ایک یک طرفہ الزام ہے، کہیں پہ ثابت تو نہیں ہوا. عمر ایوب صاحب نے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے 9 مئی کے مقدمات کو انصاف کے بجائے سیاسی انتقام کا شکار قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی کارروائیاں بدنیتی، جلد بازی اور دباؤ کے تحت کی جا رہی ہیں. ملک میں آئین اور عالمی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے. جھوٹے مقدمات، زبردستی اعتراف اور سیاسی انتقام کی فضا عدلیہ کی ساکھ کو تباہ کر رہی ہے. عدلیہ کو ظلم کے خلاف ڈھال بننا ہوگا، یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا. انہوں نے کہا لکھا یہ چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اس کا نوٹس لیں. موجودہ عدالتی طرز عمل پاکستان کی جو جمہوری روایات ہیں یا جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کے لیے خطرہ بن چکا ہے. 9 مئی کے مقدمات میں انصاف کا خون ہو رہا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں جو ہیں وہاں پہ مقدمات چلتے رہتے ہیں، رات گئے تک کاروائیاں چل رہی ہیں. منصفانہ ٹرائل وہاں پہ نہیں ہو رہے، اس کی نفی ہو رہی ہے. وہاں پہ میڈیا کو مقدمات تک رسائی نہ دینا شفافیت کے تقاضوں کے خلاف ہے. عدلیہ کا کام ظلم کا ہتھیار نہیں بلکہ انصاف کی بحالی ہے. پولیس اور پروسیکیوشن کی بے ضابطگیوں کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں. سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر تمام شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو. عدالت تاریخ کے کٹہرے میں ہے، فیصلہ قوم کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. انصاف صرف ہونا نہیں، ہوتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے یہ خط لکھا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی رسپانس آتا ہے یا وہ اس پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں، پر مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی رسپانس آئے گا، اس لیے کہ عدلیہ نے تو فیصلے کرنے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، اور وہ ہو رہے ہیں آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے اور پوری قوم کے بھی سامنے. جب کوئی فیصلہ آ جائے گا وہ پبلک پراپرٹی بنے گا، پھر اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر لیں گے. علی امین صاحب نے کہا ہے ہماری حکومت گرانا ان کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ میری حکومت گرا سکیں ان کی اوقات ہی نہیں ہے. میں ان کو بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سیاسی طور پہ میری حکومت نہیں گرا سکتے. ہاں باقی ماشاء اللہ لگا دیں یا گورنر راج لگا دیں تو یہ الگ بات ہے. ایک صحافی نے بھی خبر دی تھی کہ علی امین صاحب کی حکومت جانے والی ہے. اس کے حوالے سے علی امین نے کہا کہ میں بار بار چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی اور جمہوری طریقے سے KPK کی حکومت نہیں گرا سکتے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے. باقی ماشاءاللہ یا گورنر راج لگاتے ہیں تو وہ لگا لیں. انہوں نے جس صحافی نے خبر دی تھی اس کے حوالے سے کہا کہ میری نظر میں وہ ایک ٹاؤٹ ہے جس کی باتیں سچ ثابت نہیں ہوتی. علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب یہ کہا اور بڑی سختی سے اس کے اوپر بات کی. ان کا جی ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ میری حکومت گرا سکیں. اچھا ایک اور جو گدھے کے گوشت والی خبر آپ کو پتا ہے کافی زیادہ چل رہی ہے. اسلام آباد کی جو فوڈ اتھارٹی ہے اس کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کسی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب یہ گدھے کا گوشت پاکستان کی مارکیٹ میں اس طرح کہیں نہیں بک رہا تھا، اس لیے کہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے پوائنٹ ریز کیا جو ڈز میک سینس کہ گدھے کا گوشت کوئی اتنا سستا تو نہیں ہے کہ یا تو وہ بیف کے مقابلے میں بہت سستا ہو. گدھا بھی 70-80 ہزار روپے کا، لاکھ روپے کا ہوتا ہے. تو گدھے کا گوشت وہ کوئی عام گائے کی جگہ پہ تو نہیں بیچیں گے، تو وہ یقیناً چائنا وغیرہ بھیجا جاتا ہے، وہاں پہ گدھے کے گوشت کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اگر پاکستان میں کہیں پہ گدھے کا گوشت وغیرہ دیا جا رہا ہے تو اگر کسی نے غلطی سے کھا بھی لیا تو میرے خیال میں ایک چیز باعث اطمینان ہوگا کہ یہ بھی گوشت کافی مہنگا ہوتا ہے. بدقسمتی سے وہ گوشت جس کی یہاں پہ کوئی قیمت نہیں ہوگی، جو سڑکوں پہ آوارہ ادھر ادھر مل جاتا ہے، وہ تو کچھ ایسے جانور ہیں آئی ہوپ کہ ان کا گوشت جو ہے وہ کہیں پہ نہیں مل رہا ہوگا، کیونکہ ماضی میں اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں. لیکن یہ گدھے کے گوشت کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہوں پہ جو رپورٹ ہوا کہ کسی چائنیز باشندے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور عین ممکن ہے کہ یہ گوشت جو ہے وہ چائنا ہی بھیجا جا رہا ہو. تو آپ اطمینان رکھیں، یہاں پہ امید یہی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ لوگوں کو نہیں کھلایا جا رہا. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم یعنی پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا
کوئی منصوبہ یا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تو پاکستان جناب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ اب اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا. ویسے بھی پاکستان کا اس کے اوپر ایک درینہ موقف ہے. باقی کچھ ممالک کے اوپر دباؤ ضرور ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, اور کچھ عرب ممالک نے, کچھ مسلمان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.